विभिन्न परीक्षाओं के लिए हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और इस कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की संसदीय प्रणाली के बारे में। ये हमारा 12वां लेक्चर है। ये थोड़ा सा परिचय है मेरा और इसको देखने के बाद चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है संसदीय प्रणाली, जो बताता है कि हमारे देश में जो सरकार है वो किस प्रकार की है, संसदीय प्रणाली के है। दूसरा विकल्प क्या है, अध्यक्षात्मक प्रणाली, प्रेसिडेंशियल जिसे कहते हैं। इसका उदाहरण आपको देखने का मिल सकता है अमेरिका में, लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली क्या होती है, अब इसके बारे में देखते हैं कि इसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप कह सकते हैं कि देश में संसदीय प्रणाली चल रही है। अगर हम देखें तो सरकार के 3 अंग होते हैं, हमको पता है। पहला क्या है, विधायिका, यानी जहां कानून बनाया जाता है कि देश में कौन सा कानून लागू होगा, क्या नियम कानून देश में रहेंगे, इसका निर्माण होता है विधायिका में। उसके बाद आता है कार्यपालिका, कि विधायिका द्वारा जो कानून बना दिए गए हैं उसका पालन देश में कौन करवाएगा, कार्यपालिका करवाएगी। और अंत में अगर कोई उसका पालन नहीं कर रहा है तो उसको दंड देने के लिए कौन है, न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर सरकार को बनाते हैं। अब ये जानने के बाद आगे बढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली की जो पहली विशेषता यही है कि इसमें कार्यपालिका जो है ना, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक, एक होती है नाम मात्र। एक कौन सी है, वास्तविक, यानी जो असली मायने में सरकार चला रही है। और एक कौन है, नाम मात्र। तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है, मंत्रिपरिषद, और उसका प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। यानी वास्तव में सारे नियम कानून का पालन करवाना, सरकार की नीतियों को लागू करने का काम किसका है, प्रधानमंत्री का। और नाम मात्र के कौन है, जिनका केवल नाम चल रहा है, नाम ही है मात्र और कुछ नहीं है, वो है राष्ट्रपति। तो पहली जो विशेषता है संसदीय प्रणाली की यही हो गई कि देश की जो कार्यपालिका है वो 2 तरीके की होगी। एक होगी वास्तविक, जिसके पास सारी शक्तियां होंगी, और एक होंगे नाम मात्र के। दूसरी इसमें क्या है कि इसमें जो सरकार रहती है वो कैसी रहती है, बहुमत की सरकार रहती है। यानी चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव में जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद होंगे या राज्य स्तर पर सबसे ज़्यादा विधायक होंगे, जिसका बहुमत होगा, उसी की सरकार बन जाएगी। तीसरी बात करें तो इसमें होती है सामूहिक जिम्मेदारी। सामूहिक जिम्मेदारी किसकी होती है, कैबिनेट की। कैबिनेट क्या है, एक प्रकार के मंत्री लोगों का दल है। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, फिर मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हैं, बड़े मंत्री, बड़े विभागों के, वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। और उसके बाद जो छोटे मंत्री हैं या कोई बड़ा मंत्रालय है जिसमें एक कैबिनेट मंत्री बनाया जा चुका है, तो उसके नीचे काम करने के लिए 2-3 राज्य मंत्री बना दिए जाते हैं। तीसरे कौन है, तीसरे हैं जो इनके बीच में है, वो भी राज्य मंत्री हैं। दर्जा उनका कैबिनेट का नहीं है, लेकिन उनके महत्व को थोड़ा सा पहचाना गया और उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिया जाता है। यानी कि वो भी राज्य मंत्री के दर्जे पे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बैठा हुआ है। तो सामूहिक जिम्मेदारी की जब हम बात करते हैं तो सारे मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, जिसमें ये तीनों आ जाते हैं। ये सारे मंत्रिपरिषद के अंग हैं। अब सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब क्या है कि ये प्रधानमंत्री जी हैं यहाँ पर, और इन्होंने ढेर सारे मंत्री बना दिए हैं। रक्षा मंत्री हैं और वन मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तमाम तरह के मंत्री सरकार में हैं। तो अगर कोई फैसला लिया जाता है गृह विभाग से संबंधित कैबिनेट द्वारा, जो कि संसद को लगता है कि देश के लिए उचित नहीं है, तो या तो प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री को हटा दें, वित्त मंत्री को हटा दें, या फिर अगर संसद उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव लाएगी तो फिर पूरी की पूरी सरकार गिर जाएगी। यही है सामूहिक जिम्मेदारी। यानी मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री जो फैसला लेता है, पूरा मंत्रिपरिषद उस फैसले के लिए जिम्मेदार रहता है। यह है सामूहिक जिम्मेदारी। संसदीय प्रणाली की सरकार का ये एक खासियत है, उसका एक विशेष नियम है। उसके बाद अगली हम बात करते हैं तो क्या है, दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता
अभी हम बात कर रहे थे सरकार के अंगों के बारे में, तो जिसमें हमने देखा कि 3 अंग हैं। कौन कौन से थे? एक थी कार्यपालिका और एक विधायिका, और विधायिका के बाद तीसरी थी हमारी न्यायपालिका। आदर्श रूप से देखा जाए तो ये तीनों एक दूसरे से, इनकी शक्तियाँ बिल्कुल अलग होनी चाहिए, यानी कार्यपालिका इधर, न्यायपालिका इधर, विधायिका इधर। कोई आपस में इनमें टकराहट नहीं होनी चाहिए और कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिका में ऐसा देखने को मिलता है, जानते हैं ना आप। अमेरिका में कार्यपालिका राष्ट्रपति चलाते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं अभी मौके पर, और विधायिका वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है और ये सीनेट वगैरह है आपका, जो कानून बनाते हैं वहाँ पर। न्यायपालिका के लिए वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ पे तीनों अलग अलग हैं। लेकिन हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में यह है कि पहले तो चुनाव होता है संसद के लिए। ये संसद है, इसमें सांसद चुने गए हैं, सारे बैठे हुए हैं, और फिर इन्हीं में से जिस पार्टी का बहुमत आ जाता है, वहाँ के लोग कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, तो ये लोग बना देते हैं सरकार। तो जो लोग सरकार के अंग हैं, जो मंत्रिपरिषद के अंग हैं, वो आप देख रहे हैं कि संसद के, यानी कि विधायिका के अंग तो हैं ही, और इसी के साथ साथ मंत्री होने के कारण कार्यपालिका के भी अंग हैं। यानी हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली है उसमें दोहरी सदस्यता होती है। किसकी होती है? कार्यपालिका की। यानी कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो कार्यपालिका के सदस्य होने के साथ साथ विधायिका के भी सदस्य होते हैं, और इसीलिए कह सकते हैं कि उनकी जवाबदेही विधायिका के लिए बनी रहती है। अगला विषय जो देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है? पॉइंट 4 हो गया था, 5वें पे ये है कि इसमें जो निचला सदन होता है संसदीय प्रणाली में, उसको भंग कर दिया जाता है। निचला सदन हमारे देश में कौन है? लोकसभा है। यानी प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा? पुनः चुनाव होंगे और लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। ये एक इसका प्रमुख अंग है कि बार बार निचले सदन को इसमें भंग कर दिया जाता है। नेता कौन होता है संसदीय प्रणाली में सरकार का? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इतना सशक्त हो गया है वर्तमान व्यवस्थाओं में कि संसदीय प्रणाली को ही कभी कहीं प्रधानमंत्री प्रणाली ही कह देते हैं। पहले इसको कैबिनेट प्रणाली भी कहते थे, क्योंकि कैबिनेट बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी। लेकिन कैबिनेट प्रणाली के बाद कैबिनेट में भी प्रधानमंत्री जी इतने शक्तिशाली होने लगे कि अब इसको प्रधानमंत्री प्रणाली भी कह दिया जाता है। अंतिम छोटा सा विषय क्या है? गोपनीयता। यानी मंत्री साहब लोग जो भी काम करेंगे किसी से बताएंगे नहीं, वरना जहां हाईवे निकलने वाला होगा, मंत्री जी कहेंगे अपने दोस्तों से कि यहाँ के खेत आप लोग खरीद लीजिए, यहाँ दाम बढ़ने वाले हैं। एक उदाहरण है। इसीलिए गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। जब कोई मंत्री बनता है तो हम क्या शपथ दिलाते हैं? पद एवं गोपनीयता की। पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है कि हम अपने पद के जो दायित्व हैं उनको निभाएंगे, इसके साथ साथ सारी चीज़ों को गोपनीय रखेंगे। तो ये सारी विशेषताएं थी संसदीय प्रणाली की। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें कि भाई देश में हमारे राष्ट्रपति वाला फार्मूला अमेरिका की तरह नहीं अपनाया गया, प्रधानमंत्री वाला अपनाया गया। क्यों अपनाया गया? क्योंकि कुछ फ़ायदे रहे होंगे। पहला क्या है कि इसमें झगड़ा नहीं होता। किसके किसके बीच में झगड़ा नहीं होता? विधायिका और कार्यपालिका में अच्छे संबंध रहते हैं। विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य रहता है। क्यों? क्योंकि भाई जो लोग मंत्री बने हैं वो तो संसद के भी अंग हैं, उसी में से ही चुन के गए हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका में झगड़ा नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या है? सरकार कैसी रहती है?
जवाबदेह रहती है। जवाबदेह क्यों रहती है? क्योंकि अगर सरकार जवाबदेह नहीं होगी तो उसके विरुद्ध क्या आ जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव आते ही सरकार जाएगी गिर, जैसा कि देश में कई बार हो चुका है। अमेरिका में ऐसा नहीं हो पाता भाई। अमेरिका में अगर आपको राष्ट्रपति महोदय को हटाना है तो आपके पास केवल एक विकल्प है कि महाभियोग लाया जाए उनके खिलाफ। और महाभियोग लाना राष्ट्रपति के खिलाफ बहुत ही कठिन है, इतना आसान नहीं है। तो वहाँ के राष्ट्रपति भी अगर तानाशाही रवैया अपनाना शुरू कर दें तो फिर इतना आसान नहीं रहेगा उनको रोकना। जबकि भारत में संसदीय प्रणाली है तो सरकार जवाबदेह रहती है। ज़्यादा इधर उधर उल्टा सीधा किया तो अविश्वास प्रस्ताव आया नहीं कि आपका खेल खत्म। तो ये तानाशाही को भी बचाता है, ये भी इसका एक पहलू कह सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें क्या है? हमेशा आपके पास रेडी रहता है क्या? विकल्प तैयार रहता है। विकल्प तैयार रहने का क्या फ़ायदा है? आपको चुनाव नहीं करवाना पड़ेगा, बीच में चुनाव नहीं करवाना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी सरकार के 2 साल हुए, मान लेते हैं 2 साल हुए सरकार को, और उसके बाद सरकार ने कुछ ऐसा किया नहीं समझ में आया लोगों को और सरकार गिर गई सरकार। अब सरकार गिर गई तो क्या होगा? फिर नया चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन अगर विपक्ष है, मोदी जी की सरकार अगर चली गई, कांग्रेस के पास समर्थन है तो राहुल गांधी जी बन जाए प्रधानमंत्री। तो हमारे पास हमेशा विपक्ष के रूप में अगर पर्याप्त संख्या वो बाद में जुटा सकते हैं तो एक विकल्प मौजूद रहता है जो बार बार चुनाव के खर्चे से देश को बचा लेता है। लेकिन फिर कुछ नुकसान भी तो होंगे ना। फायदे हैं तो नुकसान भी है। और नुकसान क्या है? पहला नुकसान तो यही है कि हमारे यहाँ अस्थिर सरकार रहती है। अस्थिर क्यों रहती है? अभी हमने बात किया कि आप सरकार को गिरा सकते हैं, इस व्यवस्था में गिरा सकते हैं। पहले बहुत गिरती थी सरकार, अक्सर गिरी रहती थी। तो क्या विपक्ष के लोग जो होते थे खरीद लेते थे सांसद को। इसे क्या कहते थे? हॉर्स ट्रेडिंग कहते थे। हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़ों की खरीद फरोख्त, घोड़े बोल देते थे लोगों को। उसका मतलब ये होता था कि भाई आपने सांसद जो हैं तमाम वो खरीद लिए पैसा देके। और सांसद अगर आपने एक बार खरीद लिए तो सरकार तो सांसदों के ऊपर ही खड़ी है, तो फिर सरकार एक बार आपकी फिर से गिर जाएगी। ये ऐसी समस्या इसमें आती रहती है। उसके बाद दूसरी बात क्या है भाई? नीतियाँ जो सरकार बनाती है वो कई बार दूरदर्शी नहीं होती। दूरदर्शी नहीं होती। कैसे नहीं होती? उदाहरण से देखते हैं। 272 सांसद चाहिए देश में सरकार बनाने के लिए। अब मान लीजिए किसी के पास 280 हैं, अब तो हमेशा डरता रहेगा ना कि 8 ही अतिरिक्त हैं। कोई बात होती है, इन 8 को कोई ले गया खरीद के, तो आपकी सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी जब ये डर लगता रहेगा तो आप कोई ऐसी नीति बना पाएंगे जो भारत को अगले 20 वर्षों में भारत कहाँ पहुँचने वाला है वो सपना देख रहा हो। मुश्किल पड़ जाता है थोड़ा सा। इसलिए हम कहते हैं कि नीतियों में स्थिरता इनके नहीं रह पाती है। और एक अच्छा इसका हम कह सकते हैं कि नुकसान है, वो क्या है कि भाई जो आपकी कार्यपालिका है, जब उसी का एक हिस्सा, कार्यपालिका जो है उसका एक हिस्सा नहीं, ये स्वयं में विधायिका का एक हिस्सा है, तो विधायिका का ही एक हिस्सा कार्यपालिका बन गया है, तो फिर शक्तियां जो हैं उनका अलगाव कहाँ हुआ? शक्तियां जो हैं उनका अलगाव तो हुआ ही नहीं। आदर्श स्थिति तो यही है ना कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सब आपस में अलग अलग रहें, सबकी शक्तियां आपस में सुरक्षित रहें। लेकिन इस व्यवस्था में क्या होता है? विधायिका के ही कुछ लोगों का कार्यपालिका बना दिया जाता है। नुकसान हम देखें, जितने भी सांसद इस देश में, कुछ लोगों को छोड़ दें, चुनाव लड़ते हैं, वो क्या सोच के लड़ते हैं? यही सोच के लड़ते हैं कि हमारी बनेगी सरकार
और हम बन जाएंगे उसमें मंत्री। यानी सब लोग सपना देखते हैं कार्यपालिका में आने का, कार्यपालिका में आने का सपना लेकर चुनाव लड़ते हैं, नहीं जा पाते हैं सरकार में, सांसद बन के बैठते हैं। तो ऐसे लोगों की विधायिका में बहुत रुचि नहीं रहती, विधायिका में रुचि नहीं रहती। भाई आप एग्ज़ाम निकालिए कि आपको एसआई बनना है, दरोगा, 2 स्टार लगा के घूम रहे हैं, बाद में चल के 3 स्टार भी हो गए, लेकिन कभी भी आपको थाना प्रभारी बनाया ही नहीं गया, कोतवाली प्रभारी बनाया ही नहीं गया। तो फिर आपके 2 स्टार 3 स्टार आप लगा के घूमते रहिए, मज़ा नहीं आया ना। ऐसे ही सांसद लोगों को भी कई बार मज़ा नहीं आता है, चुनाव लड़ते हैं मंत्री बनने के लिए, नहीं बन पाते हैं, तो फिर विधायिका में उतना वो इंटरेस्ट शायद नहीं दिखा पाते। तो इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सीखने का नहीं है। 1-2 चीज़ें सोचे कि भाई भारत ने इसे अपनाए ही क्यों, कारण यही था कि भाई परिचित थे इस प्रणाली से, हम परिचित प्रणाली थी ये हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर राज कर रहे थे कौन से लोग? अंग्रेज, यानी कि ब्रिटेन के लोग। अब वहाँ यही प्रणाली है, तो हम थोड़ा सा सीख गए थे। इतना प्रभावित है उससे कि संसदीय प्रणाली को कभी कभी हम लोग वेस्टमिंस्टर प्रणाली बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि वहीं पे ब्रिटेन की संसद बनी हुई है, वहीं से ये निकला है, तो इस वजह से उसका नाम ही उसके ऊपर पड़ गया। दूसरी चीज़, हम लोग जवाबदेही ज़्यादा पसंद करना चाहते थे। किसकी तुलना में? तानाशाही की तुलना में। राष्ट्रपति वाला ही व्यवस्था रखते तो डर था कि तानाशाह कोई बन जाएगा, जो कि नए आज़ाद हुए देशों में अक्सर हो जाता था। तो हम चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पर जवाबदेही ज़्यादा रहे, कोई तानाशाह ना बनने पाए। यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला विषय हम लोग पढ़ेंगे भारत के संघ के बारे में, उसमें भी तथ्यात्मक कम रहेगा, समझने की बातें ही थोड़ी सी